Good morning, students. I was discussing the topic, the classification, the basis of classification. वर्गीकरण के क्या आधार हैं, इसकी चर्चा हम कर रहे थे। वर्गीकरण के कुछ आधार बताए गए हैं जो निम्न हैं। पहला आधार था भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण। दूसरा है राज्य के पक्ष में विभेद, तथा तीसरा वर्गीकरण है जो है आर्टिकल 14 एंड टैक्सेशन, अर्थात अनुच्छेद 14 एवं कर विधान। चौथा वर्गीकरण है विशेष न्यायालय एवं विशेष प्रक्रिया, तथा पांचवा प्रकार है इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की वैवेकिक शक्ति। प्रशासनिक अधिकारियों की वैवेकिक शक्ति। इस तरह से 5 आधार पर अगर वर्गीकरण किया गया है और वर्गीकरण युक्त है तो वह विधिमान होगा, वो संवैधानिक नहीं होगा, क्योंकि वर्गीकरण जो होना चाहिए वो बोधगम्य तर्क पर आधारित होना चाहिए और अंतर तथा उसके उद्देश्य में तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। तो हम कल आपको पढ़ा रहे थे कि राज्य के पक्ष में विभेद मीन्स राज्य तथा व्यक्ति भिन्न माने गए हैं। विधि के दृष्टि से राज्य तथा व्यक्ति भिन्न माने गए हैं। इस तरह से अगर राज्य कोई विधि बनाता है जो कुछ व्यक्तियों पर लागू भी हो सकती है, कुछ व्यक्तियों पर भिन्न नहीं भी लागू हो सकती है, तो राज्य जो है अपने पक्ष में विधि बना सकता है। इस तरह से एक महत्वपूर्ण वाद इसमें है सगीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। स्टेट ऑफ यूपी। सगीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। PIR 1955 सुप्रीम कोर्ट। सगीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य व्यापार पर एकाधिकार, राज्य के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना राज्य की यह शक्ति है। राज्य अपने पक्ष में विधि बना सकता है। अर्थात एक और केस आई, इसमें महत्वपूर्ण बात था। सगीर अहमद के केस में कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए विधि बना सकता है। ऐसी बनाई गई विधि वह नहीं कहा जाएगा कि राज्य के पक्ष में विभेद किया गया है। तो इस तरह से राज्य के व्यापार पर एकाधिकार करने की जो राज्य की शक्ति है युक्तियुक्त शक्ति है, अतः वैध मानी जाएगी। इस तरह से बाबूराव वर्सेस स्टेट, इस वाद में भी बाबूराव वर्सेस स्टेट के केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य जो है अपने व्यापार पर एकाधिकार को स्थापित करने के लिए किस व्यक्ति पर व्यापार पर किस तरह से एकाधिकार स्थापित किया जाए वहां पर अपने पक्ष में विभेद कर सकता है। यदि इस तरह का कोई नियम बनाया जाता है राज्य के द्वारा तो ऐसा नियम मनमाना नियम नहीं माना जाएगा, अयुक्त नियम नहीं माना जाएगा और ऐसा नियम वैध होगा। और वर्गीकरण के आधार पर यह नियम समता के नियम के विपरीत नहीं माना जाएगा और उच्चतम न्यायालय ने इस नियम को वैध माना। इस तरह से तीसरा जो पॉइंट है पढ़ा रहे हैं वर्गीकरण का तीसरा आधार, उसमें यह था कि टैक्सेशन आर्टिकल 14 and
टैक्सेशन। अर्थात अनुच्छेद 14 एवं कर विधान, कराधान। आर्टिकल 14 के अंतर्गत अगर कोई राज्य टैक्स लगाता है तो उसको कितना टैक्स लगाना है, किस व्यक्ति पर लगाना है, किस वस्तु पर लगाना है, अर्थात व्यक्ति तथा वस्तुओं पर भिन्न परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का कर लगाया जा सकता है। ऐसा कराधान यदि किया गया है तो व्यक्तियों और वस्तुओं के आधार पर इसमें अगर कर लगाया जाए, व्यक्ति यूं पर भी कर लगाया जा सकता है, वस्तुओं पर भी कर लगाया जा सकता है। और ऐसा कराधान किया गया है, कर लगाया गया है, एक परिस्थिति में रहने वाले लोग एक तरह के हैं तथा भिन्न परिस्थिति में रहने वाले भिन्न तरह के हैं। तो इनकी भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार, भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उसमें करारोपण किया जा सकता है। अगर ऐसा कराधान किया गया है, टैक्स लगाया गया है किसी व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर, और वह कर अनुच्छेद 14 के अंतर्गत वह समता के नियम के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। इस तरह से व्यक्तियों तथा वस्तुओं पर राज्य द्वारा कर लगाया जा सकता है। राज्य ने ऐसा कर लगाया है तो वह कर जो है बोधगम्य अंतर्क पर आधारित होना चाहिए तथा कराधान का कुछ उद्देश्य निहित होना चाहिए। अगर कराधान किसी उद्देश्य से किया गया है जो कि बोधगम्य अंतर्क पर आधारित है, ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है राज्य द्वारा लगाया गया कर किसी ढंग से जो है मनमानापन के अंतर्गत नहीं आएगा, युक्तियुक्त होने के कारण ऐसा कर वैध माना जाएगा। इस तरह से एक इसमें महत्वपूर्ण बात आया इसमें महत्वपूर्ण बात में जो है इसमें क्या था कि आंध्र प्रदेश टोबैको कंपनी वर्जीनिया आंध्र टोबैको कंपनी की बात है। आंध्र प्रदेश टोबैको कंपनी की स्वाद में वर्जीनिया किस्म के तंबाकू पर कर लगाया गया था तथा जो वर्जीनिया किस्म के तंबाकू पर कर लगाया गया था तथा जो देश में निर्मित तंबाकू था उसको कर से मुक्त रखा गया था। तो यहाँ पर जो वर्जीनिया किस्म का टोबैको था उस पर उसको विदेश से आयात किया गया था, उस पर राज्य ने क्या किया, टैक्स लगा दिया और अपने यहाँ का जो उत्पादित तंबाकू था उसको कर से मुक्त रखा गया। तो इसमें जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसमें जो कर लगाया गया है वह विभेदकारी है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाया गया कि इसमें कर जो लगाया गया है विभेदकारी है, क्योंकि दोनों ही टोबैको है और दोनों ही टोबैको है। जब एक ही तरह का टोबैको है तो एक पर कर लगाया जाना तथा दूसरे को कर से मुक्त करना यह समता के नियम के विरुद्ध है। लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा यह बताया गया, प्रतिपादित किया गया कि जो है कराधान की शक्ति यह राज्य सरकार की शक्ति है और राज्य
व्यक्तियों तथा वस्तुओं पर जो है कर लगा सकता है, आवश्यकता महसूस होने पर कर लगा सकता है, क्योंकि विदेश से आयातित जो टोबैको था, जो विदेश से आयातित तंबाकू थी, राज्य में उत्पादित होने वाले तंबाकू दोनों भले ही एक ही किस्म की थी, नहीं तो दोनों में अगर टैक्स न लगाया जाता, अगर विदेश से आयातित तंबाकू पर टैक्स न लगाया जाता तो राज्य द्वारा उत्पादित टोबैको जो थी और बिक्री से निम्न श्रेणी में चली जाती। इसी तरह से राज्य ने वहाँ पर जो है कराधान किया, अर्थात विदेश से आयातित तंबाकू पर टैक्स लगाया। तो यहाँ पर वेंकटेश्वर वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य, इसमें जो है विदेश से आयातित तंबाकू पर कर लगाया जाना कहा गया किसी ढंग से समता के नियम के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि वर्गीकरण के आधार पर अनुच्छेद 14 में कराधिरोपण किया जा सकता है, अर्थात व्यक्तियों तथा वस्तुओं के मध्य जो है विभाजन किया जा सकता है, किस ढंग की वस्तु है, किस ढंग का व्यक्ति है। उस तरह से अगर विदेशी आयातित कोई कंपनी से, विदेशी आयातित कंपनी द्वारा कोई सामान है तो अपने यहाँ द्वारा उत्पादित सामान दोनों में समानता स्थापित करने के लिए, दोनों की वस्तुओं में समान मूल्य स्थापित करने के लिए राज्य द्वारा वहाँ पर लगाया गया टैक्स किसी ढंग से अयुक्त नहीं माना जाएगा। अर्थात उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया जो कर था वह उचित था, युक्तियुक्त था, विधिमान्य था। इस तरह से उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है कराधान की शक्ति को सही कराया है। और एक और महत्वपूर्ण वाद आया जिसमें पश्चिम बंगाल बनाम रास बिहारी सरकार, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस रास बिहारी सरकार, रास बिहारी सरकार। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस रास बिहारी सरकार, AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट, AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट। पश्चिम बंगाल वर्सेस रास बिहारी सरकार, इस वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने, इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने जो है यहाँ पर दो तरह की नाट्य संस्थाएं थी, एक शौकिया नाट्य संस्था, शौकिया नाट्य संस्था, नाट्य संस्था तथा दूसरा पेशेवर प्रोफेशनल नाट्य संस्था। दो तरह के नाट्य संस्थाएं थी। एक शौकिया नाट्य संस्था, दूसरा पेशेवर अर्थात प्रोफेशनल नाट्य संस्था। तो शौकिया नाट्य संस्था जो थी लोगों का मनोरंजन किया करती थी जगह जगह पर, और इस तरह से, और जो पेशेवर नाट्य संस्था थी वो धन कमाने के उद्देश्य से नाटक का मंचन किया करती थी। तो शौकिया नाट्य संस्था जो है उस प्रदेश के विभिन्न जिलों में, विभिन्न शहरों में लोगों का मनोरंजन करने के लिए जो है नाटक का मंचन किया करती थी। और जो पेशेवर नाट्य संस्था थी उसका उद्देश्य था अधिक से अधिक धन को कमाना। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने दोनों में वर्गीकरण किया अंडर आर्टिकल 14 एंड टैक्सेशन, ऑन द बेसिस ऑफ अंडर आर्टिकल एंड टैक्सेशन।
अनुच्छेद 14 तथा कराधान के नियम के अनुसार उसको दो भागों में वर्गीकरण कर दिया। जो शौकिया नाट्य संस्था थी, जो लोगों का मनोरंजन करने के लिए या लोगों को किसी चीज़ पर जन जागरूकता फैलाने के लिए नाटक का मंचन करती थी, उसको उच्चतम न्यायालय ने कर से मुक्त कर दिया। तथा जो दूसरी संस्था थी, जो पेशेवर नाट्य संस्था थी, प्रोफेशनल ढंग से नाट्य का मंचन किया करती थी, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक धन की उगाही करना, अधिक से अधिक लाभ कमाना, उस पर जो है राज्य ने टैक्स इम्पोज कर दिया, टैक्स लगा दिया। तो पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जो है वाद दायर किया गया कि दोनों नाट्य संस्थाएं हैं, दोनों में ही मंचन का कार्य करती हैं, दोनों ही जन जागरूकता अभियान फैला रही हैं। इस तरह से एक संस्था द्वारा पर कर अधिरोपित किया जाना तथा दूसरे संस्था पर को कर से मुक्त किया जाना, यह समता के नियम के विरुद्ध है और वर्गीकरण जो है अयुक्तिक होने के कारण अविद्यमान है। उच्चतम न्यायालय ने दोनों बिंदुओं पर विचार किया और कहा कि अनुच्छेद 14 तथा कराधान के अनुसार दोनों प्रकार की संस्थाओं में वर्गीकरण किया जा सकता है और वह वर्गीकरण जो है मनमाना नहीं है, क्योंकि शौकिया नाट्य संस्था केवल मंचन का कार्य इसलिए करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मनोरंजन उपलब्ध कराया जाए। इस तरह से शौकिया नाट्य संस्था कर से मुक्त रहेगी तथा जो पेशेवर नाट्य संस्था पर जो कर अधिरोपित किया गया है, कर का ऊपर अधिरोपण किया जाना जो है युक्तियुक्त माना गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा युक्तियुक्त है कराधिरोपण और वैध है, क्योंकि वर्गीकरण किया जा सकता है। यह वर्गीकरण बोधगम्य अंतरक पर आधारित है, इसलिए युक्तियुक्त है। तीसरी एक केस आई इसमें आरके गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आरके गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आरके गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको स्पेशल बियरर बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस केस को स्पेशल बियरर बॉन्ड केस के नाम से भी जाना जाता है। आरके गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को स्पेशल बियरर बॉन्ड के वाद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कहा गया स्पेशल बियरर बॉन्ड, इसमें कुछ वस्तुओं को पर कर अधिरोपित किया गया था तथा कुछ ऐसी वस्तुएं थी जिनको कर के भार से मुक्त रखा गया था। स्पेशल बियरर बॉन्ड ऐसी परिस्थिति में ऐसी वस्तु जो कर के भार से मुक्त रखा गया तथा ऐसी वस्तु जिस पर कर अधिरोपित किया गया, तर्क उठाया गया कि यह मनमाना है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसी चीज जो कि कराधान का नियम के अनुसार यह राज्य के अंतर्गत यह सरकार को शक्ति प्राप्त है कि दो चीजों में वर्गीकरण कर सकता है। अगर वर्गीकरण बोधगम्य अंतरक पर आधारित है और उसके उद्देश्य और में तर्कसंगत संबंध है, तो वहाँ पर कराधान किया जाना अनुच्छेद 14 के नियम के किसी भी ढंग से उल्लंघन में नहीं है और कराधान की राज्य की शक्ति जो है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधिमान्य मानी जाएगी। इस तरह से अनुच्छेद 14 था कराधान के नियम को विधिमान्य माना जाए। और इसके बाद विशेष न्यायालय एवं विशेष प्रक्रिया, विशेष चौथा है विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट एंड
स्पेशल प्रोसीजर, स्पेशल प्रोसीजर, विशेष न्यायालय एवं विशेष प्रक्रिया। चौथा वर्गीकरण है, अगर विशेष न्यायालय का गठन किया गया है राज्य द्वारा और उनके लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई गई है, अगर राज्य चाहे तो विधि बनाने के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना कर सकता है तथा उनके लिए विशेष प्रक्रिया का भी निर्धारण कर सकता है। यह राज्य के विवेकिक शक्ति प्राप्त है कि किसी जो है विधि व्यवस्था को बनाने के लिए विशेष न्यायालय का गठन कर सकता है और उसके लिए विशेष प्रक्रिया भी कर सकता है। तो विशेष न्यायालय और विशेष प्रक्रिया, इस परिस्थिति में विशेष न्यायालय और विशेष प्रक्रिया जो विहित की गई है, इसमें यह तर्क नहीं माना जाएगा कि राज्य में एक ही तरह के, राज्य में दो तरह की विधि व्यवस्थाएं हैं, दो तरह की विधि व्यवस्थाएं हो सकती हैं। अगर कुछ विशेष परिस्थिति के लोग ऐसे हैं जिनके के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया जाना जरूरी है और उनके लिए विशेष प्रक्रिया का गठन किया जाना जरूरी है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा जो नियम बनाया गया है वह किसी ढंग से जो है समता के नियम के विरुद्ध नहीं है और वर्गीकरण युक्तियुक्त होने का कारण, बोधगम्य अंतरक पर आधारित होने के कारण वैध माना जाएगा। जैसे जो है विशेष न्यायालय विशेष प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, राज्य में कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनको ऊपर उठाने के लिए, जिनको विशेष परिस्थितियों में रहने के लिए, उनको विशेष लाभ देने के लिए यदि राज्य द्वारा कोई ऐसा नियम बनाया जाता है, कोई ऐसा अधिनियम पारित किया जाता है जो कि उनको लाभ पहुंचाए, ऐसी परिस्थिति में यह कहा जाना कि अनुच्छेद 14 की वर्डिंग को दोहराना कि भारत के राज्य क्षेत्र में सभी रहने वाले सभी व्यक्तियों को विधि के समझ क्षमता तथा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा, यह नियम वहाँ पर लागू नहीं होगा, क्योंकि वर्गीकरण के आधार पर अगर एक ही राज्य में दो तरह के लोग हैं तो वहाँ पर वर्गीकरण किया जा सकता है और वर्गीकरण, ऐसा वर्गीकरण युक्तियुक्त होने से विधिमान होगा। हाँ, वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए, वर्गीकरण बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए। वर्गीकरण अगर बोधगम्य अंतरक पर आधारित है तो यह समता के नियम के अनुसार है और किसी ढंग से असंवैधानिक नहीं है। So I want to conclude my lecture here. Thank you very much.